नमस्कार। आज बिहार सिटीजन में हमारे साथ हैं कर्नल राजीव रंजन, जो कि समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। एक तो पहले से ही ये कर्नल हैं, बहुत बड़ी उपाधि है इनके साथ, उपाधि के साथ, और एक यूनिट को ये प्रेजेंट करते थे आर्मी में। तो इनसे जानते हैं पहले इनके लाइफ के बारे में कैसा रहा है। नमस्कार सर, कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताइए, आर्मी के बारे में बताइए। देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, जहाँ तक कि मेरा नाम आपने बता ही दिया, कर्नल राजीव रंजन। तो मैं सेना में जो है नौकरी करके 27 साल नौकरी करके आया, लेकिन मेरी 10-12 साल सर्विस कम से कम बाकी थी। तो मैं पहले ही छोड़ के आ गया ऐसी सोच के साथ, तो ठीक है, एक जगह हमने सेना में यूनिफॉर्म में देश की सेवा की, और बचे हुए टाइम में हमें लगा सीनियर पोस्ट पे ब्रिगेडियर जनरल बन के जो देश की सेवा शायद उस तरह न कर पाए जो कि मेरी एक इच्छा है, तो बाहर आके हम जो है ज्यादा सेवा कर सकते हैं समाज की और देश की। तो इसी सोच के साथ मैंने जो है पहले रिटायरमेंट ले लिया स्वेच्छा से। अभी 12 साल सर्विस मेरी थी और भी जब मैंने लिया था तो। और मैं कुछ आपको परिवार के बारे में बता दूं, कितना यहाँ के लोगों को पता है। आप यहाँ पर RNAR कॉलेज देखते हैं, पंडित राम निश्चन आत्माराम कॉलेज, तो वो मेरे पिताजी ने खोला था, वो मेरे बाबा दादाजी के नाम पर है। और एक समर्था हाई स्कूल काफी नामी स्कूल रहा है बिहार में, जिससे कि काफी बड़े बड़े मतलब पोस्ट पर लोग गए हैं और हमेशा अवार्ड भी मिलता रहा था वहां पे। तो वो स्कूल भी हमारे बाबा जी के नाम पर है, परिवार के द्वारा ही खोला गया है। और यहाँ भी आप जितनी रेलवे कॉलोनी देख रहे हैं, रेलवे लाइन और आगे तक पावर हाउस तक, माल गोदाम तक, सारी कॉलोनियां जो रेलवे की है वो हमारी जमीन में बनी हुई है। रेलवे ने हमसे ये एक्वायर करके किया था, बाबा ने अंग्रेजों से जमीन ली थी। और जितवारपुर कोठी है, तो वहां भी मेरी चचेरी बहनी है जो वहां की मालकिन है अभी, रामविनोद शर्मा की जो डॉटर इन लॉ बहू हुई, तो वो भी मेरी चचेरी बहन है। तो परिवार का भी काफी क्षेत्र में योगदान रहा है। तो मेरी भी यही सोच रही कि हम जल्दी नौकरी छोड़ के आ गए, जो कुछ हम भी परिवार की तरह, पूर्वजों की तरह हम भी क्षेत्र में योगदान दे। जब यहाँ की बदहाली देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, उसके बारे में और मैं बताऊंगा जो आगे। तो यही सोच के साथ आया हूँ, जो कुछ क्षेत्र के लिए करे, जनता के लिए करे, समाज सेवा के साथ हमने यहाँ पर छोड़ने के बाद कंपनियां खोला, और हजारों लोगों को मैंने बिहार में नौकरी दे रखी है, जिसमें समस्तीपुर से भी बहुत लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। लेकिन दुख की बात है, जो समस्तीपुर में वो कंपनियां नहीं है हमारी, जैसे रिफाइनरी में है, थर्मल में है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, एयरपोर्ट हो गया, और बाकी जगह और भी हैं, तो पावर ग्रिड। लेकिन बिहार, यहाँ समस्तीपुर में तो बड़ी कंपनी का नाम छोड़िए, यहाँ तो छोटी कंपनी भी कोई नामो निशान नहीं है। तो मुझे बाहर देना पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं समस्तीपुर में उद्योग आए, रोजगार आए, यही एक सोच है। चलिए सर, अब बात करते हैं, आप आर्मी से बिलोंग करते हैं। आर्मी में कमांड चलता है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है। जब आप समाज की ओर देखते हैं तो वो डिसिप्लिन और कहीं भी आप कमांड नहीं कर सकते हैं। और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ पर आप किसी पे जो कमांड करने की बात आती है, वो क्योंकि एक रेजिमेंट को, यूनिट को आप कमांड दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं। तो फिर ऐसे माहौल में कैसे आप इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, कैसे विधानसभा अगर आप जीतते हैं तो लोगों के। देखिए, आर्मी आपको एक बड़ी प्रिसीजन मेथड ऑफ ऑपरेशन सिखाती है, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। जो आप उस सिस्टम से, सिस्टमेटिक डिसिप्लिन और प्रोसीजर से कीजिएगा, तभी आप मंजिल तक पहुंचिएगा। आप देखते हैं हर कोई फेल हो जाता है, आपके अर्थक्वेक हो या बाढ़ हो या छोटी सी छोटी विपदा होती है, तो आर्मी आके करती है। कोई आर्मी का आदमी अलग नहीं होता, वो आपका ही भाई है, आपका ही लड़का है, लेकिन केवल वो एक डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक एक ग्रुप में करता है, तो वो उसको अचीव कर लेता है। बाकी पुलिस भाग जाती है, बाकी फौज नहीं कर पाती है। आप देखते हैं सिविल में क्या होता है। तो उसी तरह आर्मी ने हमें एक विश्वास सिखाया है, ट्रेनिंग दिया है, जिससे कि हम ठीक है किस तरह चीज तक पहुंच सकते हैं, हर विपदाओं को झेल सकते हैं, हर कष्ट से, जितनी मुसीबत है, अपने आप में विश्वास रहना चाहिए। तो वो डिसिप्लिन और टाइमिंग जो है वो आपको हर जगह काम आता है। और जनता के बीच में आप देखिएगा, जहां पर भी डिसिप्लिन नहीं होगा, जहां पर टाइमिंग पंक्चुअलिटी नहीं होगी, तो वहां पर देखिएगा विकास वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मुझे तो, और जो आर्मी की ट्रेनिंग है, यहाँ पर वो काम आ रहा है। हर जगह जो लोग कहते नहीं यार वो फौजी हैं, सही टाइम पर पहुंच जाएंगे, और वो विश्वास जनता में बनता है, जो ये फौज वाले हैं, तो ये जो कहेंगे वो करेंगे पक्का, और करके दिखाएंगे। ये केवल जो है
सट्टा मार के या लोगों को बहकाने वाली बात नहीं करेंगे जैसे नेता लोग करते हैं, बल्कि उतना ही कहेंगे जितना कर सकते हैं, और जो कहेंगे वो लकीर का फकीर होगा। चलिए सर, एक सवाल और रहेगा। जो सत्ता, समाज सेवा के लिए सत्ता की जरूरत होती है, यही सवाल है मेरा। क्या सत्ता पाना जरूरी है समाज सेवा करने के लिए? देखिए, ये सवाल जब मैं फौज से रिटायरमेंट लेके आया था तो मेरे से उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे, बहुत सारे और भी जो आज के प्रेजेंट मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई थी और ये बात हुई थी जो हाँ कर्नल साहब आपने क्यों नौकरी छोड़ दिए, अभी तो आपकी इतनी नौकरी बची थी, आप ब्रिगेडियर बनते, जनरल बनते, जो चीजें होती हैं। हमने ये कहा ठीक है, हम छोड़ के आ गए हैं, कोई और जहां तक आपके पास है कोई, आप मुझे कुछ लेने नहीं आया हूं, कुछ देने आया हूं। और एक सोच है, जिस समाज से हम गए हैं पले बढ़ के, इस टाइम फॉर द टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी। कहीं न कहीं समाज की पुकार है जो उनके लिए हम कुछ करें। और जहां तक एक सत्ता होता है, पार्टी होती है, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच के रूप में मिलती है, जहां की अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहें तो आपके पास सहूलियत है, आपको वो फैसिलिटेट करता है, करने में आसान करता है। अब नहीं तो आप अपनी संसाधन से कितना काम कर सकते हैं, उतना नहीं कर सकते। मैं कर रहा हूं अपने संसाधन से, जहां भी होता है। देखिए, किसी का इलाज हुआ, स्वास्थ्य कैंप लगाना हुआ, मुहैया कैंप का हुआ, या राशन बांटने का हुआ, या किसी को जो है आप जाके कंबल बांटने का, बहुत सारे हमारे पर्सनल पे चलते हैं, लेकिन दैट हैज ए लिमिटेशन। और सत्ता का जहां तक है, तो सत्ता में आपको आप कहते हैं एमएलए के पास इतना फंड है, तो उसको सब दाएं बाएं लूट जाता है। उसको हम सही तो समाज के विकास के लिए यूज कर सकते हैं, जहां जरूरत है जनता को, या बाकी और भी आपके पास, आप वहां पर हैं तो आप अपने रिसोर्सेज से, अपने कंटैक्ट से जगह के लिए आप बहुत कुछ मांग सकते हैं। जो भी वहां पर प्रभावी हैं उस क्षेत्र के, जहां भी जो मंत्री हैं या ऊपर हैं या उद्योगपति हैं, हम ला सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। उद्योग लाने में भी अपने पर्सनल दोस्तों से, मेरे 4-5 जो हैं बैचमेट सब डीजीपी, डीजी रैंक के हैं आज के दिन में, कितने सारे चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल के हैं, कितने सारे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं विदेश में। वो सब कहते रहते हैं क्या मदद करूं, लेकिन मैं एज इंडिविजुअल आई कैन नॉट हेल्प देम, नॉट गिव देम प्रोटेक्शन और सपोर्ट देम दैट वे। बट सत्ता में आप वो सारा चीज कर सकते हैं। कहीं न कहीं जो आपकी सोच है विकास की, उसमें आप ज्यादा सफलता पा सकते हैं। सर, जब आप बात कर रहे हैं कि जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, वो अगर आना चाह रहे हैं या फिर अगर आप उनको लेके आते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स आने के बाद आपको जो सपोर्ट हो चाहिए, पावर चाहिए, तो वो आप अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस भी लेके उसको तो करवा सकते हैं। नहीं, ये एक बहुत ही काल्पनिक चीज अगर आप बोल रहे हैं, तो जो इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस से मैं उनको आने के लिए बोल सकता हूं, उसके बाद कौन करेगा। हमने एक दोस्त को बुलाया था, उसने 50 से 100 करोड़ की इंडस्ट्री लगा रहा था, सब कुछ फाइनल हो गया, हमने सारे परमिशन कर दिए। बाद में जब लगाने की बात हुई, ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर से लेके हर जगह जो है सारे प्रधान सचिव सबसे मीटिंग हो गई थी, लेकिन आगे फिर बात हुई तो कहीं न कहीं जो होता है एक रेड टेपिज्म और लोगों की लालच, वो कहीं आ गई। फिर जमीन का मामला आ गया, तो उसने कहा जो कर्नल साहब ये प्रॉब्लम हो रही है और देखिए हमको तो बड़ा डर लग रहा है, आगे जब अभी ये हालत है तो आगे क्या होगा, तो हम इतना 50 सैकड़ों करोड़ का हम यहाँ इंडस्ट्री लगा दे फिर फंस जाएंगे। तो मैंने सिंपल कहा है कैन नॉट हेल्प आउट इन दैट केस, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा बना हो। और कुछ दिन पहले ने, मैं कल 2-3 दिन पहले पेपर में पढ़ रहा था, जो नीतीश जी का ये स्टेटमेंट है, जो यहाँ पर बड़े उद्योगपति नहीं आ सकते, बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ सकते है। अब बताइए, जब चीफ मिनिस्टर स्टेट का ये बोल रहा है तो आप समझ सकते हैं आगे मैं क्या बोलूँ। जब सर आप ये स्टेटमेंट, ये चीफ मिनिस्टर साहब का भी ये स्टेटमेंट रह चुका है, तो फिर क्या आप इससे अगर देखा जाए इस तरह के माहौल में, तो जो सुशासन की सरकार की बात करते हैं वो कितना हद तक सही लगता है ये बात पे? देखिए, आप ऑलवेज देयर इज ए होप। क्या आप हम ये कहें, आज हम बिहार की जनता को ये कहें या बिहार ये कहे जो सारा सुशासन खत्म हो गया है, केवल कुशासन है, अराजकता है, कानून व्यवस्था नहीं, आगे बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम सब ये सोच लें तो ये तो रहने लायक ही नहीं होगा, ना आगे कुछ हो पाएगा। तो हमें तो देखिए हिम्मत और विश्वास करना है। अगर आजादी के समय जिन लोगों ने सोच लिया हमें आजादी नहीं मिलेगी, वो तो गुलाम बन के अंग्रेज के साथ चले गए, लेकिन जिन्होंने हिम्मत की तब तो आप आजाद हो। आज और हिम्मत की जरूरत है। हमारे अंदर बिहार में काफी टैलेंट है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए
सही जो है तरीका नहीं है, यहाँ पर स्कोप नहीं है। सर, अगर पूछा जाए 15 साल की सरकार के बारे में, 15 साल में तो बहुत कुछ चेंज किया जा सकता था, लेकिन अभी तक 15 साल के ड्यूरेशन में कुछ चेंज नहीं हुआ है। फैक्ट्रियां बंद हो गई। 30 साल के ड्यूरेशन को अगर काउंट किया जाए, राजद की सरकार रही, फिर जदयू की सरकार आई, दोनों गठबंधन में अपना काम किए हैं, लेकिन अभी 30 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फैक्ट्रियों पर काम किया जाए। जैसा कि अभी आप स्टेटमेंट भी मुख्यमंत्री साहब का आया है कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाना बहुत टफ काम है, तो इस पे आपका क्या कहना है? और जो आप फैक्ट्री लाने की बात कर रहे हैं, फिर इस दौरान में फैक्ट्री आएगी कैसे यहाँ पर? देखिए, जहां तक मैं एक ही जानता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप अगर चाहत कर लेते हैं, एक अपनी दृढ़ निश्चय और दृढ़ शक्ति बना लेते हैं, तो आप पक्का कामयाब हो गया। लेकिन कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की, उस दृढ़ता की कमी नजर आई है मुझे 15 साल में। जहां तक कि प्रेजेंट सरकार की बात है, मैं किसी के खिलाफ और पक्ष में बात नहीं करना चाहता, लेकिन पहला 5 साल में एक अच्छा संदेश गया था जनता को और देश को भी, और काफी अच्छा एक नाम जो हो रहा था यहाँ के मुख्यमंत्री जी का। लेकिन पहले 5 साल के बाद कहीं न कहीं लगा जो रास्ता जो था वो भटकना तो नहीं, लेकिन जिस रास्ते पर जिस गति से चल रहे थे, शायद वो इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। और उसके बाद ठीक है, कहीं गठबंधन में ही बदला बदली हो गया, फिर वही जिन्होंने 15 साल तक प्रदेश को बर्बाद किया था और अराजकता फैलाया था, उनके साथ मेल मिलाप हो गया। फिर इधर तो कहीं न कहीं जो मुझे लगा जो वो रास्ता बदल गया और इच्छा शक्ति भी खत्म हो गई। और ये पिछले इस टेन्योर में तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब जहाँ तक बिहार की आप बात कीजिए, हम समस्तीपुर की बात करते हैं। जब हम बच्चे थे तो आज से समझिए 45-50 साल पहले, बहुत छोटे, तो यहाँ पर चीनी मिल था, जूट मिल था, पेपर मिल था, और भी बड़े सारे एल्युमिनियम गत्ते फैक्ट्री, रेलवे का भी कारखाना, लोको शेड, पूरा एक बड़ा मुख्यालय था। लेकिन आज जब दुनिया आगे गई है, हर जगह देखते हैं विकास का आलम, कितने उद्योग लग रहे हैं, कितनी गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, कितना सारा फूल, फ्लाईओवर, मेट्रोज, क्या क्या नहीं हो रहा है। 4-5 साल के बाद वहीं जाते हैं तो पहचान में जगह नहीं आता, यही जगह था। लेकिन जब बिहार की तरफ होगी, समस्तीपुर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता है, नामो निशान विकास का नहीं है। यहाँ तो लगता है हम 50 साल नहीं, हजारों साल पीछे चले गए, क्योंकि आज के दिन में जो उद्योग थे वो सारे के सारे बंद हो गए, एक भी नया नहीं आया, न एक रोजगार आया है। आज तो हम टोटल ग्राउंड जीरो पर पड़े हुए हैं, जीरो स्टेट पर, जहाँ कोई रोजगार नहीं है, एक भी उद्योग यहाँ पर नहीं है। लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर मैं कहता हूं, अगर सरकार की जाति पाति से उठ के, जनता को बहकाने से उठ के अगर हम कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जरूर आ सकता है। लोग तो वही है, माहौल बदलना है। सर, अगर बात किया जाए, बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, सारा समस्या आपके पास सामने है। महिला सुरक्षा को लेके बात किया जाए, अभी भारत में बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा का विषय बना हुआ है, तो कैसे इस पे आप, अगर आप एज ए आर्मी हैं, इस तरह से देश में जो हो रहा है अभी, तो इसको कैसे सही किया जा सकता है, इस पे कुछ बताइए सर। देखिए, एक चीज तो आपको ओवरऑल सिनेरियो में इसको देखना पड़ेगा। जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, जरूर बहुत ही एक अहम सब्जेक्ट है, जरूरी है उनके लिए। लेकिन आप इसका रीजंस क्या है वो देखना पड़ेगा। जहां भी अशिक्षता होती है, शिक्षा की कमी होती है, बेरोजगारी होती है, गरीबी होती है, तो वहां पर ये मैक्सिमम होता है। अब ये भी जहां तक एक आप महिला सुरक्षा की बात सुनते हैं, वो तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, जहां की केवल कुछ हाईलाइट हो जाते हैं शिक्षित वर्ग में या ऊपर के वर्ग में, जो कि आ जाता है। लेकिन अब गांव में और जो है वो तो कहीं पर किसी को पता ही नहीं चलता जो क्या हाल है महिलाओं का और किस तरह वो रह रही हैं। तो ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। लेकिन हमें सबसे पहले जो है, अगर आप सोचिएगा बेरोजगारी रहेगा और शिक्षा नहीं होगा और महिला सुरक्षा केवल हम ला दें, तो ये सारा चीज, बेरोजगारी जो है, अशिक्षिता और कानून व्यवस्था, ये सारा चीज जो है आप देखिएगा सब रिलेटेड है। और साथ में जो है हमें अवेयरनेस, जागरूकता लाना भी, महिलाओं के प्रति हमें जो है जागरूकता भी लानी पड़ेगी, उनकी सुरक्षा, और महिलाओं को भी अपना अधिकार, जो उनका हक और अधिकार है,
उसके बारे में भी जागरूक और उनको जानकारी देनी होगी, तभी जाके जो है हम उनको सुरक्षा पूरा प्रदान कर पाएंगे, केवल महिलाओं को नहीं, बच्चों को भी। एक सवाल रहेगा सर कि जो अभी, क्योंकि पुलिस का काम होता है, उनका काम है कि लोगों की सेवा करना, लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो जाते हैं पुलिस स्टेशन, लेकिन मोस्टली मामले में, जैसे कि मैं भी बहुत क्षेत्र में गया है जहाँ पर किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है, उनका कंप्लेन तक नहीं लिया जाता है। गांव वगैरह के क्षेत्र में, रूरल एरिया जब मैं विजिट किया हूँ, बहुत जगह देखा हूँ ऐसा। तो वैसे कंडीशन में अगर पुलिस कंप्लेन नहीं ले रही है या फिर पुलिस कोई कदम नहीं, ठोस कदम उस पर नहीं उठा रही है, तो क्या लगता है कि जिसके हाथ में सुरक्षा का बागडोर है वो अगर सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या इससे क्या लगता है कि सुरक्षा मिल जाएगा हर किसी को, और विश्वास कैसे आएगा पुलिस पे? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया है। ये एक भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर हम एक तरफ देखते हैं तो चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, हर तरफ फैला हुआ, इतना व्यापक हो रखा है, जो एक वहां कहीं न कहीं निराशा और हतोत्साहित का मतलब एक आ जाता है स्थिति, जो कहीं कुछ आशा नजर नहीं आता है। अब ये ऊपर से नीचे है। अगर क्या चीफ मिनिस्टर चाह लें, उनके मंत्री चाह लें, डीजीपी चाह लें, तो क्या कानून व्यवस्था और पुलिस ठीक नहीं हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। कहीं न कहीं आप देखिएगा, नीचे से ऊपर तक पहुंच रहा है। ऐसी कहानियां सुनते हैं तो सब मिले हुए होते हैं। कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, तभी तो जाके कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो पाता है पुलिस का। और जो हमें जो रक्षा देने वाला है, सुरक्षा देने वाला है, जो हमें ठीक है कानून व्यवस्था लागू करने वाला है, जब वही रक्षक जो है भक्षक बन जाए, वही अगर भ्रष्ट बन जाए, तो जनता का उसके अंदर क्या विश्वास होगा? आज हमारी प्रदेश की जनता को बताइए, आप किसको आप रेटिंग ले लीजिए तो पुलिस के ऊपर कितना विश्वास है। हर जगह कहेगा नहीं, पैसे लेके उसको बचा लिया, उसको फंसा दिया। ये कहानियां होती हैं। तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा, एक मैंने अपने उसमें भी लिखा है, जहां तक कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार की है, ये बहुत जरूरत है इसको ठीक करने की। जो एक और मीडिया का भी इसमें रोल आता है। देखिए, कहीं न कहीं मीडिया भी अपने उद्देश्य से भटक जाती है। मीडिया का जो है चौथी स्तंभ है, उसका बहुत बड़ा रोल है, जो वो अन्याय को, गलतियों को हाईलाइट करे। एक जनता सोचता है मैं कहां पुलिस से लड़ूंगा, मेरे को कौन कहां कानून, कहां कोर्ट कचहरी का चक्कर मारूंगा। गरीब जनता है, उसको जो भगा दिया डांट के भगा देता है, उसका कंप्लेन तक लॉन्च नहीं करता है। तो कहीं न कहीं मीडिया को उसको साथ देना पड़ेगा। सर, अब थोड़ा केंद्र पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप पूरे देश से जुड़े हुए हैं। तो अभी जो निजीकरण का मामला बराबर सुनने के लिए आ रहा है, तो क्या लगता है इससे डेवलपमेंट हो जाएगा? अभी जो निजीकरण कर दिया जाए, हर किसी का निजीकरण हर क्षेत्र में किया जा रहा है, तो क्या इससे डेवलपमेंट हो जाएगा देश का? नहीं, देखिए, अगर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिएगा तो इसमें मुश्किल है कहना, क्योंकि दोनों पहलू इसके होते हैं, दोनों तरफ हैं, प्लस और माइनस पॉइंट भी हैं। जो निजीकरण का, जहां तक एक तरफ एफिशिएंसी बढ़ती है और आपको अच्छी सुविधा मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं जो उसका गलत इम्पैक्ट भी होता है। जो चीजें महंगी हो जाती है, ज्यादा लूट खसोट भी मचने लगता है, जो कितना मुनाफा कमा ले, जो उसके अंदर मोनोपोली हो जाती है, तो फिर जनता उसमें सफर करने लगता है। ये सारा का सारा अगर दोष माने हम, तो सरकार की नीति को मानते हैं। जो हमारे जो भी सरकारी संस्था हैं, उनको वो सही तरीके से, ईमानदारी से नहीं चलाना चाहती है। कहीं न कहीं किसी का स्वार्थ आ जाता है या कुछ न कुछ और आ जाता है उसमें। नहीं तो आप बताइए, एयर इंडिया इतनी बड़ी संस्था, आप अगर प्राइवेट एयरलाइन चल सकता, आपके पास तो हर चीज की सुविधा है, आप क्यों नहीं मुनाफे में चल सकते हैं? क्यों हमारे जैसे, मैं फौज में था, बाकी भी सरकारी जितने भी थे, नहीं, जबरदस्ती एयर इंडिया से और इंडियन एयरलाइंस से हम निजीकरण की बात कर रहे थे, जहाँ तक कि हम एयरलाइंस की बात कर रहे थे, जो कितनी अच्छी संस्था थी, किस तरह सरकार के भेंट एक तरह से चढ़ गई है। उसी तरह बीएसएनएल की बात कीजिए, एमटीएनएल की बात कीजिए, कितनी बड़ी संस्था, कितने उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन, सारा सब्सक्राइबर बेस, लेकिन आज अगर देखिएगा तो प्राइवेट कंपनी आगे निकल गई है और वो एकदम जो है कंगाली की हालत में है।
वो भी कहीं न कहीं नेता के जो है वो भेंट चढ़ गए हैं। बाकी रेलवे की बात हो रही थी, रेलवे की भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो रेलवे की भी निजीकरण की बात चल रही है, कुछ शुरुआत भी हो गई है। एक बहुत ही अच्छी संस्था, और देखिए तो आज देश की सबसे बड़ी एक जो है सेक्टर है आज रेलवे, और सुचारू रूप से चलती भी रही है, बहुत सस्ती भी रही है। लेकिन निजीकरण में यही है, जहां एक तरफ फैसिलिटी मिलेगी तो दूसरी तरफ जो है वो बहुत ही महंगी हो जाएगी। आप अभी देख रहे हैं, एक फिर उसमें इच्छा शक्ति की कमी है। आप देखिए, एक तरफ कहा गया कोरोना काल में जो केवल नॉन एसी ट्रेन चलेगी, क्योंकि एसी ट्रेन में कोरोना फैलने की बात है, लेकिन जब ट्रेन चलाई गई तो केवल एसी ट्रेन चली स्पेशल, कोई भी नॉन एसी जो है खुले खिड़की वाली जो है वो ट्रेन नहीं चली जिसमें हवादार हवा आ सके। और वो भी एसी ट्रेन का किराया राजधानी के बराबर किया गया। तो आप समझ सकते, लेबर को आना है, दिल्ली से आने के लिए लेबर क्लास परेशान थे, मजदूर लोग थे, कोई वहां घर वाले तो नहीं आना चाह रहे थे वापस, जो लेबर मजदूरी जिनकी फैक्ट्री बन गई, मजदूरी खत्म हो गई, वो आना चाह रहे थे, और उनको राजधानी के किराए में, वो भी वेटिंग लिस्ट, क्योंकि ट्रेन अभी भी आप देखिए लोग छठ में आना चाह रहे हैं, दिल्ली जाने वाले आने वाले कहते महीने महीने की वेटिंग लिस्ट है। आप क्यों नहीं नॉर्मल ट्रेन चला रहे हैं? तो कहीं न कहीं इच्छा शक्ति और सोच और नियत की कहीं न कहीं इसमें शक पैदा करता है। सर, न जाने इसमें कितने एजेंट लोगों ने पैसा गरीबों को लेके उसको खा गया, जो अभी तक उनको पैसा भी नहीं मिला। सच्चाई है, काफी लोगों की बुकिंग, काफी लोगों का उसमें बहुत दलाली चली, घर भेजने के बहाने से लोगों ने कितने कितने 5-5 हजार रुपए में बुकिंग कर लिया। ठीक है, क्योंकि आना था वहां, क्या करे, मरता क्या नहीं करे, कोई बस से तो कोई ट्रेन से, तो कितने लोगों ने इसमें गरीबों को लूटा, बहुतों का पैसा डूबा। लेकिन सारी कहानी वही आती है, तो सरकार ने नॉर्मल ट्रेन क्यों नहीं चलाया, और आज भी क्यों नहीं चला रही है, जब उसके पास महीने महीने की वेटिंग लिस्ट है, उसके पास स्टाफ है, ट्रेनें हैं, तो क्यों ट्रेनों को यार्ड में खड़ा करके रखे हुए है? क्यों नहीं जनता को सुविधा रहे जाने का? उसको कमाई भी निकलेगी। तो कहीं ना कहीं क्या वो रेलवे को डुबाना चाह रही है और दिखाना चाह रही है हम घाटे में चल रहे हैं, इसलिए हम इसका निजीकरण करते हैं? वो तो सरासर अन्याय होगा जनता के साथ और देश के साथ। मैं कहूंगा बहुत ही एक मतलब दुखद स्थिति है। चलिए सर, आखिरी सवाल है आपसे कि बिहार सिटीजन प्लेटफॉर्म से आप समस्तीपुर की जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समस्तीपुर की जनता को देखिए सबसे बड़ी संदेश है, जो देखिए जहां तक चुनाव की बात आती है, अगर आप खुले दिल से, खुले सोच के साथ, जहां भी जो नेता समस्तीपुर के लिए सोच सके, इसको आगे विकास की बात कर सके और करने की क्षमता रखे, अगर ऐसे लोगों को नहीं आगे चुन के भेजिएगा तो हाल यही होगा जो पिछले 50-60 सालों में जो भी नेता चुन के गए, या तो वो बाहरी थे, उन्होंने अपना जेब भरा, पेट भरा, जो रोजगार था, जो उद्योग था, उसको भी खा पी के हजम कर गए, अपनी जेब में भर लिए उद्योगों को बेच के। आज चीनी मिल बिक रही है, आपको पता है किस तरह बिकी, हजारों करोड़ की चीज कुछ करोड़ में बिक गई है। बाकी क्या है उसके अंदर की बात तो आप लोग ज्यादा मीडिया वाले जानते होंगे। तो मैं यहाँ की जनता को यही कहूंगा, जो यहाँ सबसे जरूरत अगर है वो है रोजगार की, उद्योग की, संस्था की। जब तक उद्योग और संस्था और रोजगार नहीं आएगा तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। हम बदहाली और गरीबी में ही बद से बदतर होते चले जाएंगे। आपको दूर का सोचना है। आप केवल जो है कुछ आके किसको आपको लालच दे दे, उसमें अपने को बेच नहीं दीजिए। जैसे कि जोक आता है, एक गधा भी 20,000-25,000 का मिलता है, आप कुछ 100 रुपए में अपने को मत बेच दीजिए। आप आगे बच्चों का भी भविष्य का सोचिए। लगातार अभी सारी पार्टियां बोल रही हैं कि अब हम कारखाने लगाएंगे, आप हमको एक बार और मौका दीजिए, तो भी उद्योग लगाएंगे, जो मजदूर प्लान करके जा रहे हैं उनको हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो सर इस पे थोड़ी सी बस नहीं, आपने सही कहा। जहां तक कि यह पार्टियां देखिए सब बुलावे के लिए, जनता को भगाने के लिए ये करती है। मैं पूछता हूं कहां 15 साल एक पार्टी को मिला, क्या किया? जो भी था यहाँ पर सब कुछ बेच बाज के खत्म कर दिया। जहां तक कि अराजकता, कानून व्यवस्था सब कुछ खत्म हो गया। लोग यहाँ पर जमीन बेच बेच के, घर बेच के, इंडस्ट्री बेच के यहाँ से बाहर पलायन कर गए थे। प्रेजेंट जो सरकार है, इनको भी 15 साल का मौका अभी तक मिला है। क्या कर लिया? क्या कोई उद्योग लगा दिया? क्या कोई रोजगार दे दिया? इनके समय भी तो कमता ही चला गया, जो था वो भी खत्म हो गया, नया तो कुछ भी नहीं लगाया। तो आप पर कैसे भरोसा किया जाएगा? आपको केवल बेवकूफ बना रहे हैं, आप चीटिंग और फ्रॉड कर रहे हैं। जो है, जो करके दिखाएगा वही सब कुछ है। तो जनता को इस पर सोचना पड़ेगा और बाकी पार्टियां आएंगी, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी। जनता अगर जागरूक नहीं होगी
तो फिर यहाँ बद से बदतर और बदहाली में ही चलती चली जाएगी, दलदल में, गरीबी की दलदल में फंसती चली जाएगी। हम विकास और तरक्की नहीं कर पाएंगे, खुशहाली नहीं आ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।